नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से हम समास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम जो प्रारंभ करने वाले हैं वो तैयार करेंगे आज के लेक्चर में समास की रूपरेखा। समास की रूपरेखा। समास की रूपरेखा के बारे में आज हम जानेंगे। क्या होता है समास, कैसे बनता है, इसमें किस चीज़ का मेल होता है, किस किस से होता है, क्यों होता है, कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है, इन सारी बातों को और टेट सीटेट के दृष्टिकोण से हम ये चीज़ समझेंगे कि हमारा कहाँ से कितना सिलेबस समास में आएगा। समास के तो वैसे पढ़ने को क्या है, 20 घंटा में ये लेक्चर पूरा होगा, लेकिन हमें पाणनी नहीं बनना है। हमारे लिए सिर्फ जो है अपनी जो टेट सी टेट का सिलेबस है उस दृष्टि से हमारे लिए पढ़ना है। तो जो समास चल रहा है तो सबसे पहले हम समास की ही बात करते हैं। ये समास होता क्या है और इसकी व्युत्पत्ति क्या है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो समास में जो व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति, तो व्युत्पत्ति अगर हम देखें तो वो क्या है, ये हो गई हमारी व्युत्पत्ति। समास की जो व्युत्पत्ति है उसमें ये जो आता है वो है सम, हमारा उपसर्ग हो जाएगा और अस धातु हो जाएगी और घय प्रत्यांत जो है ये हमारा समास बनता है। क्या बनता है? समास। दूसरी चीज़, समास क्या है? पुल्लिंग है। मैं पुल्लिंग के लिए पी यूज करूँगा और स्त्रीलिंग के लिए एस यूज करूँगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। ये स्त्रीलिंग हो जाएगा और ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। आप इसके लिए हिंदी में चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। तो ये तो होगी व्युत्पत्ति की बात। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि इसकी व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है, आप ये लभ्य छोड़ो, सीधी ये समझो कि व्युत्पत्ति अर्थ क्या है समास का। ठीक है, व्युत्पत्ति अर्थ। तो व्युत्पत्ति अर्थ इसका होता है समसनम। सनम बेवफा वाला समसनम नहीं, ये समसनम समासः, समसनम समासः। ठीक है। अब मैं समास का शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो समझो समास का कैसे लिखा जाएगा शाब्दिक, ऐसे शाब्दिक अर्थ। ठीक है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो समझो क्या है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो संस्कृत में है इसका संक्षिप्तीकरणम, संक्षिप्तीकरणम समासः। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात को मैं आई डॉट भी लिख सकता हूँ या ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जल्दबाजी होगी तो मैं ऐसे लिख दूंगा, वैसे ऐसे लिखूंगा। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये माना जाता है। ये तो स्टूडेंट की भाषा है, किताबी भाषा ही है। तो अर्थात, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण करने वाला। ठीक है साथियों। अब समास का विलोम क्या होता है ये भी तो समझने वाली बात है। आज रूपरेखा की सिर्फ बात करेंगे हम। समास का विलोम, तो समास का जो विलोम होता है वो होता है व्यास। ठीक है, इसके लिए हम विस्तृत भी बोल देते हैं। आगे अगर हम देखें समास में जो संधि जो विच्छेद होगा वो क्या होगा। तो समास का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सम धन आस। ठीक, तो क्या हो जाएगा? समासः। तो यहाँ पर भी समासः की कर लो जब इसी बात पे आए हो तो, समास की रूपरेखा। ठीक है, वैसे ये हिंदी की लाइन है, चलो कोई नहीं। तो अब ये चीज़ हो गई समास का सम धन आसा, तो क्या होगा? समासा। अब सम का अर्थ समझ लो। तो सम माने होता है अच्छी
तरह से, ठीक है। और आसा माने जो होता है वो होता है बैठना, ठीक है। कुल मिला के हम कह सकते हैं अर्थात पदों का नहीं, शब्दों का अच्छी तरह से बैठना, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शब्दों का अच्छी तरह से बैठना, ठीक है। हम ऐसे भी इस बात को कह सकते हैं, कैसे, संस्कृत में दूसरी बात हम ये ऐसे कह सकते हैं, वो छोड़ो संस्कृत वाला। शब्दों, ये राइटिंग सही है आज मेरी, बहुत प्रयास किया तब ऐसे ला पाया हूँ। शब्दों, यहाँ पर शब्दों का अर्थ पदों से होगा, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कि शब्दों के सार्थक अर्थ, शब्दों के सार्थक मेल से बने शब्दों के सार्थक मेल से बने वाक्य या पद के लिए हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो ये शब्दों का यहाँ हिंदी में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पद मानेंगे, ठीक है, कि पदों का अच्छी तरह यानी भली भांति व्याकरणानुसार अच्छी तरह बैठना, अच्छी तरह से बैठना या अच्छी तरह से लौकिक व्याकरणिक नियमों से युक्त पद संरचना को समास कहते हैं, ठीक है। ये बात होगी समास के बारे में। तो समास के बारे में क्या हमने जाना, वो ये जाना कि समास के जो पद हैं, क्या हुआ, अच्छी तरह से बैठना हो गया, ठीक है। चलो भैया बैठ गए, ये तो साहब अच्छी तरह से पदों यानी शब्दों का अच्छी तरह से बैठना या अच्छी तरह से व्याकरणिक लौकिक व्याकरणिक नियमों से युक्त या प्रयुक्त संरचना को हम समास कहते हैं। अब समास का सामान्य अर्थ समझ लो। समास का सामान्य अर्थ, तो समास का सामान्य अर्थ जो हम देखेंगे वो क्या होता है। इसमें संस्कृत में इसने कहा है कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, ठीक है। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, क्या हो गया, ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। हम कह सकते हैं इसी बात के लिए अर्थात कि पदों का, इसी का ये रूपांतरण है, अर्थ है इसका श्लोक का, ये मतलब जो कोटेशन इसने दिया है कि पदों का एक पद हो जाना, पदों का एक पद हो जाना, पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अनेका पदानाम समासा, क्या है, अनेक पदानाम समासा, अर्थात पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। ये बहुत सामान्य सी आज हम बात पढ़ेंगे कि आखिर समास में क्या चलता है, ये सारी बातें। अब समास की परिभाषा की अगर हम बात करें तो समझो, धीरे लिखने की आदत नहीं है, समस्या ये है। तो क्या है समास की परिभाषा, हाँ, दो या दो से अधिक पदों, ठीक है, शब्दों हिंदी में पढ़ते हैं, यहाँ पदों रहेगा, पदों के योग
से बने, पदों के योग से बने नए सार्थक शब्द क्या हैं? समास हैं। और अच्छी सी अगर आप समझने चाहो तो एक और समझ लो, वो है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद विग्रह, पद विग्रह, दो या दो से अधिक पदों का, दो या दो से अधिक पदों को, दो या दो से अधिक पदों को होगा ये, सॉरी, पदों को मिलाने पर अनेक आकार में कमी और अर्थ पूरा निकले, इसी संक्षेपण को इसी संक्षेपण की करो की क्रिया को समास कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, ये जो नोट्स में बनवा रहा हूँ प्रॉपर आप कंटिन्यू करिए मेरे साथ साथ। ऐसे नहीं कि मैं लिख रहा हूँ आप बैठ के देख रहे हो, देखो मत, मेरे साथ साथ लिखो। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखो, फिर मैं इसके लिए रिवाइज़ कराऊंगा, फिर रिवाइज़ करो, देखे संस्कृत कैसे नहीं आती है। ठीक है। दशरथ मांझी ने तो पहाड़ चीर दिया, फाड़ दिया, उसके हृदय में प्रहार कर दिया, ये तो संस्कृत है। क्या हो गया कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाने पर अनेक आकार में कमी और अर्थ पूरा निकले। ठीक है। संक्षेपण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब वृत्ति समझो, इसमें कहीं कहीं पे वृत्ति आएगा तो वो भी समझ लो कि वृत्ति क्या होता है। ये वृत्ति है। ठीक है, वृत्ति। तो वृत्ति होती समास करने पर विग्रह पद, समास करने पर विग्रह पद समस्त पद होने पर एक नया अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। इस अन्य पद को, इस अन्य नए अर्थ का ग्रहण करना ही वृत्ति है। ठीक है। क्या है? वृत्ति है। सही है। क्या है कि समास करने पर विग्रह पद समस्त पद होने पर एक नया अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। इस नए अर्थ ग्रहण करना, इस नए अर्थ का ग्रहण करना करो, नए अर्थ का ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा? हमारी वृत्ति कहलाएगा। अतः हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदों, ठीक है, की विभक्तियां, ठीक है, विभक्तियों का लोप करके उन्हें एक पद बनाना ही समास कहलाता है। जैसे मैं लिख दूं कि राज्ञा पुरुषः, क्या हो जाएगा? राजपुरुष। समझो, ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदों की, दो भी
क्या बोलते हैं, पद हो सकते हैं, अधिक भी पद होते हैं। ये समझने के लिए दो लिखा है, दो या दो से अधिक, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कि विभक्तियों का लोप करके उन्हें एक पद बनाना क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। अब ये राज्ञ है, ये पुरुषा है, ये दो पद हो गए, फिर इससे बना क्या, ये पूरा एक पद बन गया। तो यहाँ पर राजा का पुरुष होता ना, क्या होगा, राजा का पुरुष, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ पर ये मान लिया गया कि ये जो राज पुरुष है, तो ये क्या है, ये इसी को संक्षेपण करने की जो प्रक्रिया है, यानी पदों को संक्षेपण करने की जो प्रक्रिया है, कम करने की प्रक्रिया है, कम शब्दों में पूरी बात बताने की जो प्रक्रिया है, वो क्या है, वो समास है। ठीक है, वो क्या है, समास है। आगे देखो, आगे मैं अगर लिख दूं, देखो जैसे ये तो क्या होगी, वृत्ति। अब एक चीज़ और आती है, एक होता है हमारा व्यस्त पद, या हम इसके लिए कहते हैं विग्रह पद। तो व्यस्त पद या विग्रह पद भी समझ लो। ये होता है विभक्ति युक्त अलग अलग पद विग्रह, अलग अलग पद विग्रह व्यस्त पद कहलाते हैं। विभक्ति युक्त अलग अलग पद क्या कहलाते हैं, विग्रह व्यस्त पद कहलाते हैं। विग्रह या इनके लिए हम व्यस्त पद भी कहते हैं। जैसे कृष्णः, नहीं कृष्ण सर्पः, कृष्णः और सर्पः, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण सर्पः हो जाएगा। सही है। विभक्ति युक्त अलग अलग क्या है, विभक्ति युक्त अलग अलग पद विग्रह व्यस्त पद कहलाते हैं। ठीक है। अब समास जो विग्रह होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। समास विग्रह, एक होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। इसके लिए जो लौकिक विग्रह, इसके लिए हम कहते हैं लोक व्यवहार, और ये जो है इसके लिए हम कहते हैं व्याकरण। ठीक है। हमारे ये दो चीज़ें हो गई। समास विग्रह कितने पद हो जाएंगे, वो दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा लौकिक विग्रह, एक हो जाएगा अलौकिक विग्रह, एक व्याकरण और एक लोक व्यवहार वाला। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, वो जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं लोक व्यवहार वाली। ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई ये बात। अब हम बात करेंगे सामासिक पद या समस्त पद की। ठीक है, नंबर 2 पे। इसे 1 करो और इसे 2 ऐसे वाला करो। ठीक है, ताकि आगे दिक्कत ना आए। तो सामासिक पद या समस्त पद की अब बात कर लें। सामासिक पद या समस्त पद। तो सामासिक पद या समस्त पद क्या होता है वो समझो। ये होता है समास प्रक्रिया। समास प्रक्रिया के बाद सभी, समास प्रक्रिया के बाद सभी विग्रह पदों को मिलाकर बनाया हुआ या तैयार किया हुआ एक पद समस्त कहलाता है। नहीं समझे? ये 2 पद है यहाँ पे,
ये एक पद है, ये क्या बन गया एक पद। तो ये सामासिक पद हम इसे कहेंगे या समस्त पद कहेंगे। समस्त माने जो इधर का पूरा उठाया, जोड़ दिया, विभक्ति उसमें क्या कर दी, लोप कर दी गई, तो उसे क्या कह देंगे, विभक्ति उसमें क्या हो गई, लोप कर दी गई। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम कहेंगे सामासिक पद या समस्त पद। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया बाड़ेन, बाड़ेड़ हता, इधर हम क्या लिख देंगे, बाढ़ हता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा विग्रह पद। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा, और ये हो जाएगा हमारा सामासिक या समस्त पद। ठीक है, फिर से देख लो अगर दिक्कत आ रही। सामासिक पद में, सामासिक पद ये समास प्रक्रिया के बाद सभी विग्रह पदों को मिलाकर, विग्रह पदों को मिलाकर बनाया हुआ एक पद समस्त पद कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी है, ये भी, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, सामासिक पद या समस्त पद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लिख दें समास में पदों के नाम क्या क्या होते हैं वो भी समझ लो। समास में पदों के नाम, तो समास की प्रक्रिया में प्रथम पद, आज रूपरेखा की बात कर रहे हैं हम, समास की प्रक्रिया में प्रथम पद, सही है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम पूर्व पद भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा द्वितीय पद, तो द्वितीय पद के लिए हम उत्तर पद या इसके लिए हम बाद वाला पद कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर कृष्ण सर्पहा। ठीक है, में तो क्या हो जाएगा, ये जो कृष्ण है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पूर्व पद। ठीक है, और जो सर्पहा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तर पद। अब तो समझ गए होंगे, कृष्ण सर्पा है तो कृष्ण सर्प में ये जो हो जाएगा पूर्व पद, ये हो जाएगा उत्तर पद। यानी कि जो हमारा दाहिना हाथ है ये हमारा उत्तर पद कहलाएगा, और जो हमारा बायां जो हाथ है ये हमारा पूर्व पद कहलाएगा। यानी कि जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा पूर्व पद कहलाएगा, और जो राइट हैंड है वो हमारा उत्तर पद कहलाएगा। ऐसे समझ लो। ठीक है, अब तुम्हारे लिए ना दायां पता है ना बायां पता है, तो साहब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेफ्ट राइट नहीं पता है तो दायां बायां याद होगा, दायां बायां नहीं जानते हो तो लेफ्ट राइट जानते होगे, इतना तो जानते होगे, इतने मतलब ना समझ नहीं है, आप सब मास्टर बनने वाले हैं। फिर हम देखें समास जो है, समास समर्थ समर्थ या सार्थक पदों में होता है, क्योंकि समास पद विधि है। क्या है, पद विधि, पद विधि है, और पद विधि समर्थ पदों में होती है, और पद विधि समर्थ पदों में होती। किस में होती, समर्थ पदों में होती। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम
समास के भेद की या प्रकार की। ठीक है, तो समास के भेद या प्रकार। ठीक, तो वैसे तो क्या बोलते हैं, जो समास माने गए हैं वो समास हमारे 6 माने गए हैं। जो प्रमुख रूप हैं वो तो हमारे इसके 6 हो जाएंगे, लेकिन जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो 5 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 5। तो ये देखते हैं किसने कितने माने हैं। ठीक है, तो व्याकरणिक जो सिद्धांत है, व्याकरण सिद्धांत जो लिखा है वो लिखा है, नहीं, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में जो लिखा है, कौमुदी, ये लिखी है भट्टोजी दीक्षित ने। इनकी ये जो पुस्तक है इसमें इन्होंने 4 समास माने। ठीक है, कौन कौन से माने? तो पहला इन्होंने जो माना है वो माना अव्ययी भाव। दूसरा इन्होंने माना तत्पुरुष। तीसरा इन्होंने माना है बहुव्रीहि। और चौथा जो इन्होंने मान लिया है वो माना है द्वंद्व। ठीक है, ये माने हैं किसने? ये माने भट्टोजी दीक्षित। अब आगे अगर हम देखें तो आगे भी भाई साहब दूसरे महाशय आए हैं। दूसरे माने वो क्या बोलते हैं, आचार्य जी। तो उन्होंने कहा लघु सिद्धांत जो कौमुदी लिखा है, लघु सिद्धांत जो कौमुदी माने होता है चंद्रमा का प्रकाश। ठीक है, कौमुदी ये लिखी है भरद्वाज ने। तो भरद्वाजाचार्य भी कह देते हैं। तो इन्होंने माने 5। कितने? 5। इन्होंने 5 कौन कौन से माने? तो इन्होंने जो 5 माने हैं वो एक इन्होंने सिर्फ बढ़ा दिया है। तो वो क्या बढ़ाया है? एक इन्होंने माना है केवल समास, और दूसरा इन्होंने मान लिया है अव्ययी भाव समास। ठीक, और तीसरा जो इन्होंने माना है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के लिए इन्होंने 2 फिर भाग कर दिए। पहला इन्होंने माना कर्मधारय, गलत, हम लिख रहे हैं धर्मधारय। कैसे समझाऊँ? ऐसे कर ले, कर्मधारय समास। और दूसरा इन्होंने मान लिया, ये इसी का भेद है इसका। ठीक है, दूसरा इन्होंने माना दिगु। दूसरा माना दिगु और पहला माना इन्हें कर्मधार। ये तत्पुरुष के भेद है। और फिर इन्होंने जो कितने हो गए? 3 हो गए। अब चौथा समझ लो। चौथा इन्होंने जो माना है वो माना है बहुव्रीहि। और 5वां जो इन्होंने माना है वो माना है द्वंद्व। कितना? द्वंद्व। तो ये जो है इन्होंने 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ये कर्मधारय और द्विगु समास, ये इसी का इन्होंने भेद मान लिया। तो लगे हाथ रिवीजन भी कर लो। ठीक है, देखो कर्म प्रदानो विश्वराचो राखा, जो जस कीन तैस फल चाखा। ये व्युत्पत्ति जो हुई है समास की वो कैसी हुई? सम उपसर्ग है, अस धातु है, घय प्रत्यांत, समास बना। ये पुल्लिंग है। समास जो है क्या वो पूछ लेगा समास पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, हम कहेंगे पुल्लिंग। ठीक, व्युत्पत्ति अर्थ है इसका सम सनम समासः। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। ये तो इसने संस्कृत लिखा है संक्षिप्तीकरणम समासः।
इसे हम कहते हैं अर्थात संक्षिप्तीकरण करने वाला। फिर इसने लिखा समास का विलोम तो होता है व्यास या विस्तृत। समास में संधि विच्छेद होती है, सम धन आसाह बराबर समासः। सम का अर्थ होता अच्छी तरह से, आस माने होता बैठना। ठीक, दूसरा समझो, शब्दों या पदों का अच्छी तरह बैठना, अच्छी तरह से लौकिक व्याकरणिक नियमों, अच्छी तरह से बैठना, क्या हुआ, अच्छी तरह से बैठना या लौकिक व्याकरणिक नियमों से युक्त पदों को हम क्या कहते हैं, पदों नियमों से पदयुक्त या नियमों से युक्त पदों, पद संरचना को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास का सामान्य अर्थ होता अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा। संस्कृत में, हिंदी समझो, पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। फिर ये कह रहा है समास की परिभाषा, तो दो या दो से अधिक पदों के योग से बने नए सार्थक शब्द, दो या दो से अधिक पदों के योग से बने नए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं। दो या दो से अधिक, दूसरी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाने पर अनेक आकार में कमी और अर्थ पूरा निकले, इसी संक्षेपण की क्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। वृत्ति क्या होती है, क्या गया, बहुत बढ़िया बेटा, मौज कर दी तुम तो। सौरी, क्या सौरी, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो वृत्ति क्या होती है, वृत्ति जो है वो क्या है, वृत्ति समझो साहब, देखो गुरुजी, वृत्ति होती है समास करने पर विग्रह पद समस्त पद होने पर एक नया अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। इस अन्य नए अर्थ का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, वृत्ति कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदों की विभक्तियों का लोप करके उन्हें एक पद बनाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे राज्ञा, ये राज्ञा है, फिर कुछ और समझ लो यार, लो बस राज्ञा पुरुषा, तो क्या हो जाएगा, राजपुरुषा। आगे समझो, आगे ये कह रहा है कि व्यस्त पद क्या होता है या विग्रह पद। तो व्यस्त पद या विग्रह कर कहते हैं विभक्तियों से जो जुड़ा हुआ है अलग अलग पद, विग्रह पद, विभक्ति युक्त अलग अलग जो पद है वो क्या है, वो है विग्रह या व्यस्त पद। कृष्णा और सर्पा, तो ये जो क्या है, ये विग्रह, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये पूरा ये है पद हो जाएगा। समास विग्रह में एक लौकिक विग्रह होता है और एक होता है अलौकिक विग्रह, तो वो व्याकरण में होता है, ये लोक व्यवहार में होता है। आगे हम अगर देखें तो कह रहा है सामासिक पद या समस्त पद, तो समास प्रक्रिया के बाद सभी विग्रह पदों को मिलाकर बनाया हुआ एक पद समस्त पद कहलाता है, समस्त या सामासिक पद कहलाता है। ठीक है, जैसे बाड़ेन हता, तो क्या हो जाएगा, बाढ़ हता, तो ये क्या हो जाएगा, सामासिक या समस्त पद, ये अलग अलग, ठीक, विग्रह पद। ऐसे इसने आगे बोल दिया कि समास में पदों के नाम समास की प्रक्रिया में, समास जो पदों के नाम वो समझो कि समास की प्रक्रिया में प्रथम पद यानी पूर्व पद और द्वितीय पद यानी उत्तर पद बाद वाला पद। जैसे कृष्ण सर्पा में कृष्ण जो है वो क्या है, पूर्व पद है, और जो सर्पा है वो क्या है, उत्तर पद है। समास का जो अर्थ है वो समास की जो एक बढ़िया बात है वो ये है कि समास समर्थ यानी कि सार्थक पदों में होता है, क्योंकि समास पदविधि है और पदविधि समर्थ पदों में ही होती है। आगे ये कह रहा है समास के भेद या प्रकार, तो वैसे तो 6 होते हैं लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो 5 पढ़ेंगे। तो भट्टो जी दीक्षित ने अपने व्याकरण सिद्धांत को अवधि 4 माने, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। और लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज ने इसे 5 माने हैं, वो है केवल समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के इन्होंने 2 भेद किए, कर्मधारय समास और द्विगु समास। चौथा हो जाएगा बहुब्रीहि समास और 5वां हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। अब जैसे मैं तुम्हारे लिए एक नई बात बताऊं, वो नई बात ये है, एक बेकार सा पेज ले लूं,
ताकि तुम ये समास के भेद ना भूल पाओ। एक लड़की थी, वो कह रही थी अब तक दादा, अब तक दादा, अब तक दादा, अब तक दादा, कह रही थी अब तक दादा। तो अब यही भाव समास और अब कितने हो गए, 2 4 6, हाँ, और बहु व्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, और हो जाएगा द्विगु समास, और हो जाएगा द्वंद्व समास। ऐसे करके याद कर लें। अब तक दादा, अब तक दादा, अब तक दादा, तो क्या हो जाएगी, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, और दा से द्विगु समास और दा से द्वंद्व समास। ये ट्रिक है, ठीक है। क्या हो जाएगी, अब तक दादा, क्या, अब तक दादा, क्या, अब तक दादा। ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये जो हमारी जो आज की बात रही, वो रही है हमारी रूपरेखा की। किसकी, रूपरेखा की। तो अब जो हम कल से पढ़ेंगे, हाँ एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो सब हम समास पढ़ेंगे वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ेंगे, यानी जो वरदराज जी हैं उनके अनुसार। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो केवल समास की। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास, फिर पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, फिर पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास, और फिर पढ़ेंगे द्वंद्व समास। और इससे पहले जो तत्पुरुष समास, इसके कर्मधार और द्विगु समास के हम भेद पढ़ेंगे। इसके बाद में ये समास हमारा कंप्लीट होगा। फिर हम कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे जो हमारी संस्कृत में टेट सी टेट से रिलेटेड है। इस बात की गारंटी है कि इसी सप्ताह में आपका ये सिलेबस फिनिश होके और आप तैयारी करें जम के। वो भी मैं करवाऊँगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो भी मैं लगवाऊँगा, प्रैक्टिस साइड वगैरह। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद।